Invitation to join Project Yug Parivartan Synergy platform. I would use English language as well as Hindi. The presentation is in English. The slides are in English, but you can understand that because most of them are graphical. So हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इसको हम आज करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हो आप वो लिखते जाएं, चैट बॉक्स पे लिखते जाएं। कल जब हम कैंडिड कॉन्वर्सेशंस करेंगे तो वहाँ पे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी आपके पास प्रश्न हो उसको आप प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम आधे घंटे का समय रखेंगे कि उसमें आप पूछ सकते हैं। बीच में भी अगर आपको हैंड रेज करना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बीच बीच में देखता रहूँगा और उत्तर देता रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म। जब हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि इस समय कौन सा युग है और परिवर्तन करने के बाद कौन सा होगा। यदि हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं तो कोई भी जर्नी, कोई भी यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। तो हम कहाँ हैं उसका अनुमान बहुत से पैरामीटर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में होता रहता है। In order to embark any journey, the two most important thing to even begin first step is the knowledge of destination and the knowledge of source. Even in the Google map, when you start your journey, you put in the destination and the source. If you don't put that, there will be no logic to move even a single step. So the current state of the ecosystem, as observed through the various observation parameters defined by the human communities, is in front of your screen. We can see a huge rich-poor divide, corruption, inflation, blind faith customs, crimes, recession, unemployment, depression, diseases, communal disharmony, workers and citizens' agitation for even small things, their disengagement, pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, resource shrinkage, climate change, making planet uncomfortable for human habitation, choked cities, poverty, terrorism, and diseases. To name a few, all of them are almost reaching to their tipping points in various regions. वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचने लगी हैं। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि धर्म की हानि हुई। धर्म की हानि का अर्थ है सही और गलत का फैसला करने की, निर्णय लेने की, निश्चय करने की क्षमता में का ह्रास, उसका तमोगुण की तरफ बढ़ना, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो। चारों तरफ जब तमोगुण बढ़ता है तो कोई भी उससे अछूता नहीं रहता। तो यही हुआ पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में, कई सेंचुरीज में, मिलेनियम्स में। और आज हम उस स्थिति पे खड़े हैं कि यदि अभी भी कुछ नहीं किया और आंखें मूंद ली, पिजन माइंडसेट रख लिया, कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली कि आंखें बंद करने से समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो सत्य यह है कि नहीं होगा। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उस बहुत कुछ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप मैक्रो लेवल विजन को डिफाइन कर दो। आप बिग पिक्चर, बड़े पर्दे पे क्या दिखना चाहिए, क्या दिख रहा है वो देखो। उसके बाद उसके छोटे छोटे घटकों पे जाके डिवाइड एंड रूल, भेद नीति के द्वारा उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। तो इसमें प्रोजेक्ट युग परिवर्तन जैसे ही एक प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे मोटे प्रोजेक्ट से अब कुछ नहीं होगा। जब समस्या मनुष्य के हाथ से बाहर निकलने लग जाती है तो बिना आध्यात्मिक चेतना के, बिना पूर्वाग्रह रहित विवेक के इतना बड़ा परिवर्तन लाना संभव नहीं है। परिवर्तन तो कभी भी नहीं रुकता, परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन जब हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हम अवश्य कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें डिवाइन सपोर्ट, ईश्वरीय
प्रक्रिया आपका साथ देती हुई, आपको निमित्त बनाती हुई, आपको पुश करती हुई, आपको धकेलती हुई आगे की ओर लेके जाती है। आपका उसमें वश नहीं होता, आप चाह के भी उसको रोक नहीं पाते। तो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन फेज 1, 10 लाख सेल्फ एक्चुअलाइज्ड चेंज लीडर। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड चेंज लीडर का अर्थ है जिसका बुद्धि विकास चरम सीमा पे पहुंच के स्थित प्रज्ञ हो चुका हो, जिसके पर्यायवाची हैं संप्रज्ञात समाधि, सीडफुल कॉन्टेम्पलेशन, स्थित प्रज्ञ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एकाग्र चित्त, कुंडलिनी जागरण, चेतना का आज्ञा चक्र पे पहुंचना, ये सारे उसके सिनोनिम हैं, पर्यायवाची हैं। When the situation of the world, the ecosystem, requires only few changes here and there, then you don't need a project like a Yug Parivartan. But only when the decline in the value system, the decline in the ability to know what is right and what is wrong, goes down a certain level, it requires a complete paradigm shift. It requires a completely unconventional wisdom to be injected into the collective human consciousness. Time and again it has been proven by several people who were later called as messiahs, prophets, messenger of gods, God themselves, avatars. All of them have done changes of a huge order. Friends, time for such a change is right at our door. If we don't do something soon, we will all be fighting with a situation which we can call as catastrophic failure. And I'm not threatening in any way. The statistics from the world's largest organization, United Nations, also point towards the same statistics. And you can yourself vouch for that by seeing it from your wisdom. It won't require you to be a rocket scientist to know that all these situations are prevailing in most part of the world today and may result into there are three situations which can bring havoc to the humanity: terrorism, climate change or global warming, and the wars between nations. We cannot afford a war. We cannot afford a war like even previous Yug Parivartan, Ramayana and Mahabharata, and the times of Gautam Buddha, and various other places where Yug Parivartan had happened. This time, let us do it through Gyan Yoga in the most peaceful way, by fighting a war within ourselves with the principles of Ashtanga Yoga, with the principles through which you can develop yourself into a Messiah, a messenger of God. And 10 lakh such messenger of God are required today. एक या दो अवतार से नहीं होगा, सबको बनना पड़ेगा, लेकिन उसमें से 10 लाख, 139 करोड़ में से 10 लाख लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना पड़ेगा। और पूरे विश्व को, जिसकी जनसंख्या लगभग 1000 करोड़ के करीब पहुंचने लगी है, 1 करोड़ लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, एनलाइटेंड, स्थित प्रज्ञ, समाधि प्राप्त नेतृत्व करना होगा, तभी जाके ये इतना बड़ा परिवर्तन, युग परिवर्तन होगा। अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में बहुत से साइंसदानों के द्वारा जो इक्विपमेंट्स, जो यंत्र बनाए गए हैं, वो हम सब के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करेगी। जैसा कि ये जूम टेक्नोलॉजी की भी अगर आप बात करें, यदि ये या इससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजीज नहीं होती तो इतना महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित करने का हमें अवसर नहीं मिल पाता।
तो जैसे लोग बात करते हैं, कई बार मुझसे पूछते हैं कि पिछले युग परिवर्तन में तो दिव्यास्त्र प्राप्त करने पड़े थे युग परिवर्तकों को, तो इस जन्म में कैसे? साधारण चेतना से, साधारण शरीरों से हम कैसे कार्य करेंगे? तो दिव्यास्त्र तो देखिए इस बार भी चाहिए। इस बार के दिव्यास्त्र, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस, इंटरनेट, ये सब इस बार के दिव्यास्त्र हैं। इन्होंने बहुत सी ऐसी सिद्धियां हमें स्वतः दे दी हैं जिसके लिए ऋषि मुनियों को प्राचीन काल में कठोर तप करना पड़ता हो। आज हम अपने अपने घर में बैठ के इतना बड़ा ये समिट अटेंड कर रहे हैं। क्या ये सिद्धि नहीं है? ये भी सिद्धि है। 3 तरह की सिद्धियां होती हैं, मांत्रिक सिद्धि, तांत्रिक सिद्धि और यांत्रिक सिद्धि। मांत्रिक सिद्धि वो होती है जो मेडिटेशन करके, ध्यान करके, मंत्रों के द्वारा उन शब्द तक पहुंचा जाता है जहां पे किसी भी शक्ति का इन्वोकेशन होता है। जब आप किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो उस शब्द के पीछे छुपी हुई शक्ति पे आपका कंट्रोल आ जाता है, वो मांत्रिक शक्ति है। उसके बाद आती है तांत्रिक शक्ति, तंत्र की शक्ति, सिस्टम की शक्ति। सिस्टम यदि आपके पास है तो आप एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी बहुत कुछ कार्य कर लेते हैं। और तीसरी शक्ति होती है यांत्रिक शक्ति, यंत्र की शक्ति। तो ये सारे दिव्यास्त्र, ये यंत्र इस बार हमारे काम आएंगे। और क्योंकि ये वाला युग परिवर्तन प्रज्ञा अवतार के द्वारा होना है, क्योंकि ये ऊपर से उठती हुई, ऊपर वाले युग से नीचे की ओर जाने का युग परिवर्तन नहीं है। इस चतुर्युगी साइकिल में जो पिछले 3 युग परिवर्तन हुए हैं, 4 हुए हैं, जिनमें से 3 जो कि सतयुग से त्रेता युग की ओर जाने में, जब जिसको आप देवासुर संग्राम कहते हैं, वो भी ऊपर के युग से नीचे के युग में ही आने का युग परिवर्तन हुआ। त्रेता से द्वापर युग, जब जो है रामायण काल था, उस समय भी त्रेता से द्वापर पे ही आए, ऊपर नहीं गए। फिर महाभारत काल में भी द्वापर के अंत में वो युद्ध हुआ और 36 वर्ष के बाद कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो चाहे हम सभी कलाओं के स्वामी श्री कृष्ण को बोलें, लेकिन सत्य हमारे सामने ही है कि द्वापर से कलयुग ही आया, त्रेता और सतयुग नहीं आया। उसके बाद जब घोर कलयुग की अवस्था आई, जब मनुष्य की सारी चेतना बिल्कुल धरातल पे आ गई गौतम बुद्ध के समय पे, तो वहां से अलग अलग सिविलाइजेशन में, अलग अलग ह्यूमन कम्युनिटीज में, अलग अलग धर्मों की स्थापना, अलग अलग रिलीजन्स की, थॉट प्रोसेस की, स्कूल ऑफ थॉट्स की स्थापना होती रही। क्योंकि जब घोर कलयुग आ जाता है तो सारी सिविलाइजेशन छिन्न भिन्न हो जाती हैं, मानवता अलग अलग खंडों में बंट जाती है और उनकी आवश्यकता होती है कि वो फिर से अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, संविधान बनाएं, मनुष्य को मनुष्य के साथ व्यवहार करने का अपना नीति बनाएं। तो वो सारे रिलीजन इसी कारण से पैदा हुए। जब वो अपने उद्गम स्थल पे थे तो कोई समस्या नहीं थी, वो वहां के समाधान के लिए पैदा हुए। क्रिश्चियनिटी अपने टाइम के किसी समस्या के समाधान के लिए पैदा हुआ। इस्लाम अपने समय के और अपने स्थान के देश काल परिस्थिति के अनुसार जो लोअर चेतना से निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर ले जाने के लिए स्थापित हुआ। ऐसे ही गौतम बुद्ध फिनोमेनन, महावीर फिनोमेनन, गुरु नानक फिनोमेनन, ये सभी जब जब धर्म की हानि किसी कम्युनिटी में हुई तो वहां पे चेतना को ऊपर लाने के लिए स्थापित हुआ। लेकिन आज जब इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो वही सारे आइडियोलॉजीज, वही सारे धर्म, फ्रेगमेंटेशन ऑफ विजडम, विवेक के टुकड़े टुकड़े के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। और वही एक दूसरे से एक साथ नहीं रह पाने का, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं बना पाने का कारण बन चुका है। क्योंकि विजन से ही मिशन निकलते हैं, मिशन से ही स्ट्रेटेजी निकलती है और स्ट्रेटेजी से ही कर्म निकलता है। तो यदि विजन ही छिन्न भिन्न है, टूटी हुई है, तो मिशन भी एक दूसरे के सहयोग वाले ना होके
एक दूसरे के विरोध में होंगे. So all these dharmas, religions, sampradaya, value systems, constitutions, they were all made based on the local needs of the place and the time where they were originated. This applies to all the religions, whether it is Islam or Christianity or Buddha Dharma or Sikh Dharma or any other school of thought. People need a constitution, a code of conduct to stay together as a community. And as one of the speakers of the day today was mentioning, that if you remove the law and order, even from the most advanced civilizations, you will see an utter chaos all across. So it is important for the human communities to build such systems which can keep them together. So when they were born, they were solution to the problems in their space and time. But now in an interconnected, interdependent world, where we cannot isolate ourselves from the rest of the world, no matter how much we try, it is important that all of them gets defragmented and subscribe to a common ideology, a common benchmark theory through which they can even verify, validate their value system. So this Project Yug Parivartan Synergy platform invites all of them to do some soul searching, some introspection, and see if the time for their community evolution to the new yuga has come or not. All those organizations, all those religions, value systems who would come together on this synergy platform will definitely get the light of truth, the light which is binding to people, which is a light which can bring everyone together instead of dividing them. So Project Yug Parivartan Synergy platform in its true means is Paritranaya Sadhuna. We will not talk about Vinashaya Chadushkritam because this time it is a Pragya avatar. With the spread of the light, the darkness will automatically vanish. There is no focus required to kill the negativity. As soon as you increase your positivity, your Satoguna, the Tamoguna will all automatically come under subordinate position. So Project Yug Parivartan Synergy platform invites all of you to see if you are in one of these 10 lakh people or you are one of these 1 crore people who are here to change the world. देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि यदि कोई बड़ा कार्य करना है तो एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, सभी को साथ मिलकर करना पड़ता है. पूरे प्लेनेट पे जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको हमने प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में स्कोप इन कर लिया है, मतलब हमने उसका उत्तरदायित्व उठा लिया है और उसके अराउंड स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स, टीम्स ये सब बनाए जा रहे हैं. तो इन सब समस्याओं के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है ह्यूमन रिसोर्स, राइट पीपल. We have to have right people before we deploy them into leadership positions. So these right people are developed through a specialized technique of Gyan Yoga, which is named as Self-Actualized Leadership Development Program or SALDP. So I'll talk about that also today. So 10 lakh self-actualized leaders have to be created in next 4 years. Then for the entire world, we need 1 crore people to be trained on this SALDP program and deployed into the ecosystem as a self-actualized leader by year 2050. अब ये 10 लाख लोग बनाने के लिए we need at least 1,000 mentors, self-realized mentors of the non-religious, truly rational mindset. Because in the New World Order, it would be based on Gyan Yoga, rationality, and not the mysticism of the various religions and spiritual school of thoughts. We are here to demystify spirituality. It is the birthright of everyone to get the spiritual awakening, and at the same time, it is the accountability and duty of everyone to get self-realized, because without that, we are injecting
problems in the ecosystem. So in order to become part of solution, we have to first go through the refinement process called as self-actualized leadership development program. No matter how much a person is learned, in order to perform as a Yug Pravartak, the person has to go through SALD. So there are several other institutions who are also working to create this golden age ecosystem. There is something which is needed everywhere, which is called as synergy. People should be able to synergize with each other, right? Now, what is the proposal? The proposal is to have the wise cities, to come up with those ideal city infrastructure so that everyone can be part of it and create the golden age. And let me also tell you, even in the old world order that we are today, whatever work you do in any profession or even in personal life, every karma is contributing in creating cities, in creating, and when I say cities, it includes the villages, then it includes your contribution towards your state, because whatever you do, the state is also getting impacted. Similarly, the impact of your action is also going to the country. You are contributing in creating the country even in the old world order. And ultimately, the impact goes to formation of the world. Whether we are ignorant or jnani, our action will make an impact in the entire universe. So if we are continuously making that impact from the state of ignorance, we are creating problems. And if we take conscious decision from the state of awakening, then we are creating solutions. So ultimately, we have to arrive at this golden age infrastructure, which includes not only this physical infrastructure being shown, but also the social infrastructure, economic systems, political system, education system, and all other subsystems which create human civilization. And all of these would be based on the scientific principle and the spiritual principles. So this is a combination of 4 wise cities, which we call as block, and then cluster of 24 wise cities, which is called as cluster. Now these 10 clusters will become one wise state, and 10 wise states will become one wise country. It means we have to redraw the country boundaries as well. And hence, we need an organization which is higher in scope and value than even United Nations. Because even United Nations do not have enough jurisdictions over the governance of various individual countries, due to which the resources on this planet are unevenly distributed. So in order to distribute that correctly, we need to do something called as Ashwamedh Yajna in the old world order. Every time the integration of such sorts happen through Ashwamedh Yajna only. What is Ashwamedh Yajna? Ashwamedh Yajna is when somebody creates a vision of integration of various states and countries together and sends the proposal to everyone. Those who agree become part of central organization. Those who do not agree, they remain separated. So similarly, in the new Project Yug Parivartan, Code of Citizens Conduct Rashtra Dharma book is that horse of Ashwamedh Yajna. All those individuals and institutions who agree and accept Code of Citizens Conduct, they will be included into Project Yug Parivartan and the New World Order. Else, they have a free will, they can continue to live the way they want to live. We have no force on anyone. Anyways, in the Yug Parivartan of Gyan Yoga, people would be taken into the system through pull factor only. So there is no force anywhere in the system. The system is so flexible and well ventilated. So once this happens, the entire world will be built based on the principle of oneness. Right now, it is we versus they, rich versus poor, developed versus developing,
advanced versus backward. So the world is divided like this. But in the New World Order, they will be built based on oneness. Now to do that, we need to subscribe to this vision of Code of Citizens Conduct, which you can do over a period of time while the development is still going on. Then, as I said, the world will be divided into equal-sized countries, states, clusters, city, and components, and hence there is a codification which is required. So when you join the Project Yug Parivartan team, you will be allocated to one of these units. So component level units, city level units, cluster level units, state level units, and country level unit. And this one, WISE World level unit, is equivalent to and plus plus of United Nations. We will send the proposal to United Nations also to join hands to create a New World Order. If they agree, well and good. If they don't agree, then also we will continue to build it, right? Under the clear legal framework of Indian laws and international laws. We will not do anything illegal. Now, in order to give governance to this New World Order, there are certain hierarchy of designations which will be developed through a specialized program called as APIPP, Actualized Potential into Performance Program. So to develop the consciousness from wherever it is today to the maximum which is required for your avatar performance, the training name is Self-Actualized Leadership Development Program. Now, after development, it has to be manifested as real-time actions, as a Messiah performance or a prophet performance or an avatar performance. That is done through APIPP, Actualized Potential into Performance Program. So enough hand-holding will be given to deploy you as a leader into the ecosystem. So the hierarchy goes like this. Once you enroll in APIPP, you will be given kind of a leadership training role, which is called as Additional Associate Leader. Additional Associate Leader will have a certain set of responsibilities through which they will develop their space of influence into the ecosystem. After they perform at a certain level, they will be promoted to Associate Leader level, and they will synthesize one city, one 2x2 kilometer city. The heterogeneous integration will be done by one associate leader. The cluster level integration will be done by senior leaders. The state level integration will be done by principal leaders, and the country level integration will be done by deputy chief leader. And the world will be governed initially by the chief yoga officer, the person who has the power and all wherewithal to integrate the entire world into one country, one family, one workplace, and one ideology. So this is the position of the avatar that everyone is waiting for, whether it is the resurrection of or reincarnation of Jesus Christ, whether it is getting the 12th Guru to the Sikh community, whether it is giving 25th Tirthankar to Jain community, whether it is a Kalki avatar, which the Hindu community is waiting for, or whether it is a Pragya avatar, which the people of rational spirituality deriving from the ancient Vedic wisdom, they are waiting for. So this will be a combined prophet. Even for Muslims, it would be a day of judgment, which doesn't mean which is available in the public domain. Day of judgment means judge it, evaluate it, understand it. And if you feel that yes, this is the same consciousness which is deriving from Prophet Muhammad and is moving forward. So that combined avatar is the need of the hour. So this position is open for anyone and everyone who will demonstrate that they have the capability to do the yoga of the entire world. So that role definition will be done by the mentors of Defined Values Consultants. Now, because when we are saying everyone is included, it actually includes everyone.
There is no further need for people to quarrel with each other or to fight with each other or to go into wars. We are now heading towards the golden age, so no more wars are required. And this time, let us do the Yug Parivartan in the completely peaceful way, unlike the previous ones where the war was the only option left. Right? Let us do Paritranaya Sadhunam, and through that, the Vinashaya Cha Dushkritam will automatically happen. Just invoke your consciousness at S6 level. And what is this S6 level? What is this terminology? You will come to know in level 0 of self-actualization program. Now, this is the overall synergy platform. The synergy platform works like this. A person, you can consider yourself to be this person, enters into the system through SALDP, Self-Actualized Leadership Development Program. And why it is there at the gate itself? Because people are following various types of ideologies, various types of religions, value systems, based on their place of birth, based on their language, mother tongue, based on the culture in which they have nourished their minds, based on the studies or the education system which has produced them, based on the individual family values and culture, and based on several other parameters due to which the mental conditioning happens. So SALDP will uncondition them, break the prejudices, make them out of the box, and give them the rational understanding of the spiritual principles, eternal principles, Sanatan principles, and the knowledge of the beginningless and endless reality, right? So the entire Gyan Yoga can be taught without even bringing God in reference. God is also just a name, a noun given to that creative force which has created this entire universe. And when you are on the journey of Atmagyan, eventually you will arrive at an understanding that the universe is created by you. You are at the center of universe. Without you, the universe cannot be created, right? So even co-creation can be understood up to the level of mind only. As soon as you elevate yourself to the soul, then it is not even co-creation. It is creation. You are the creator. So when you understand that you are the creator, whatever problems are there in the ecosystem becomes your accountability. And that is the benchmark to know whether person is self-realized or not. And because it is the biggest Yug Parivartan taking place in this Chaturyuga cycle, even those souls are being invoked and brought back to human life who are big names as you read in the history. Several of them have not taken final liberation. Several of them were waiting to take birth in the next project Yug Parivartan. And time for their reincarnation has also come. Whether it is Patanjali Rishi or Gautam Rishi or Gautam Buddha or Ram or Krishna, all those big names in spiritual world, scientific world, philosophical world that you have heard so far, if they have not got their final liberation, it is the invocation to all of them to now take avatar. And many of them, fortunately, as a good news, have already taken avatar. As you keep getting into the system, I will keep revealing the names of those avatars who have come to join forces and do this divine work on planet Earth. Please introspect whether you are also that avatar or not. And why I have said so is, when you die in the previous life, anywhere below S6, it means you have died without getting even Sabhi Samadhi. There may be several people today who may not be understanding certain terminologies of yoga system, but it's fine. It will be explained rationally in the SALDP program. So those who have taken birth without getting Samadhi, they may not have the seed of mission into their chitta, into their center of mass, into their mind. So for them,
a fresh seeding of the mission of life will be done through SALDP. And for those who have died in the Samadhi state, whether it was Rishi Patanjali or Rishi Gautam or Vashisht or Ram or Krishna, Buddha, anyone, any big name that you have heard of so far, all those people were Samadhi attained human beings. Now, for them, if Nirbhi Samadhi had not happened, if they have not liberated completely, then they will come back. They will come back to participate in this divine show. So, when I say introspect, I'm trying to ask you, if you are one of those rishis or those scientists who have incarnated to participate in Project Yug Parivartan as a core team member. So this is a clarion call from a realized soul to several other souls to introspect and see if they are those incarnated souls. And it happens because we forget. Even the avatar souls who take human life on their own, at their own will, through their free will, even they forget who they are when they enter into human body and mind. The circumstances in the life, through the intuition process, take them towards that understanding that why they have arrived on this planet. And once they realize that, they start working on the mission of their life. So those who are missionaries who are already working on mission mode, they may join SALDP and get their mission enhanced. And those who are not at all working on the mission mode so far, they can start working purposefully, meaningfully in a mission mode. So once they enter into SALDP, they will become part of SALDP graduate pool, from where they can take any of these roles. One is the governance track. The governance track, as I told you, the name of the New World Order is Defined Values Group, within which there are certain level of hierarchies of leaders, like additional associate leaders up to this, then associate leader, senior leader, principal leader, deputy chief leader, and then chief yoga officer. So once a person gets into SALDP graduate pool and takes a decision to go through the governance track, then he is trained further through AP-IPP program, level 3, 2, 1, and 0, and deployed into the ecosystem. And how it works is this way. The entire Project Yug Parivartan scope of work is divided into portfolios. Now, these portfolios are divided into programs. Programs are divided into projects, and projects are divided into various project teams. Now, when you join AP-IPP level 3, you become part of a project team as a team member. If you show mettle, if you show the capacity to work as a project manager, then you will be enrolled in AP-IPP level 2. If you show the potential to work as a program manager, you will be enrolled into AP-IPP level 1. And finally, the portfolio managers become AP-IPP level 0. Now, these portfolios are sub-portfolios of associate leaders, which is a sub-portfolio of senior leader, then so on. Finally, the chief yoga officer role owns every problem of this planet, right? Every problem. Nothing is out of scope of an avatar, right? Avatar cannot choose, right? They have to work on everything. So this is about SALDP governance track. Then if you go into membership track, it means you become part of Defined Values Networks, which is a society, NGO society, and has 4 verticals: Defined Values Trainers Network, Defined Values Business Network, Self-Actualized Leadership Network, and Self-Realized Mentorship Network, to take care of all the 4 pillars of humanity, which we called as Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, or mentor, leader, manager, and workers. To enhance the capability of workers, Defined Values Trainers Network will provide all those trainings through which domain expertise of human being can be enhanced. For businessmen, we are setting up Defined Values Business Network for all those people who want to bring their businesses at par with the eternal principles. Then Self-Actualized Leadership Network will take care of all the 17 sustainable goals of United Nations, plus one goal that we are adding to it, which is self-realization and self-actualization for all.
And self-realized mentorship network is to bring all the gurus, saints, sannyasis, sadhus, religious leaders, and everyone who is into the religious practices on one platform, a network of self-realized mentors. So if you take membership track, you will get into a PYP through this route. Then there is internal track, track C. In internal track, you will be involved in setting up the processing engine for Project Yug Parivartan, which includes defined values publishers, defined values trust, defined values networks, and defined values consultants. These four organizations are the processing engine of Project Yug Parivartan. So if you take internal track, you will be included into forming these systems. And then we have affiliation track for those organizations who do not want to become part of internal system, but want to be part of the group, defined values group. So they are taken into SALDP through affiliation track. They will be affiliated towards to defined values group so that the common constitution of defined values group can apply to them and all their workforces will become high potential performers. And who would not like their employees, their managers to become high potential people, right? We just need to invoke their spiritual dimension rationally so that they can achieve yoga karmasu kaushala, right? The excellence of work is called as yoga. It's not the task, the journey to become, to know God, right? It is just a development part of it. But the actualization part of it is, like development part is drishta sarup avasthanam or yoga chitta vritti nirodha. But the action part of yoga is yoga karmasu kaushala. Karma mein kushalta hi yog hai. The excellence in work is yoga. तो वो जो है इन organizations के लिए है. They may be business houses, they may be religious organizations, they may be political government organizations or NGOs, or they may be spiritual missions or United Nations itself. So this proposal, this offer will go to United Nations also to become part of defined values group. And this is how these portfolios, which are created by the task forces of Synergy platform, in which we will give you an offer to join, they will create these portfolios and allocate it to various human beings. So this way, the entire OWO, old world order, will be migrated to new world order based on eternal principles in the rational format. So those organizations who finally do not want to agree, enter into Project Yug Parivartan, with them also we can do external projects. And through our service, we will change their heart so that they can also join defined values group, which is the name of new ecosystem, right? Now coming to the type of organizations they are, defined values networks is a society. Defined values publishers and defined values consultants are private limited companies, which will become public limited through their IPOs in future. DVT, defined values trust, is the trust type of company, and DVG is Section 8 company. We forgot to talk about DVT. DVT is 5 services which have to become state responsibility, right? What are these services? Schools, orphanages, hospitals, women's home, and old age home. These 5 services should be the responsibility of government. If these are made responsibilities of government and they are brought out of the scope of businesses, then 60 to 70% of the burden, economic burden on every family will be reduced, which will increase their prosperity, which will increase their capability to perform, which will help them spiritually evolve, right? Right now, there is too much of bondage, especially in India, between people, which is hampering their growth. Spirituality was about becoming detached, not attached. And it includes the family members, friends, colleagues, and everyone on this planet. We have to remain detached, a sannyasi, and yet perform with them, don't run away from them, be with them,
spread love, so that will be taken care by DVT. And DVG is nothing but the name of new ecosystem which will rebuild the education, governance, business and services pillar of the ecosystem. That's how the entire Yug Parivartan project will be executed by the Project Yug Parivartan team in a completely rational way. प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म का ये उद्घाटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैं आपको उसका एक चित्रांकन जो है दिखाना चाहता हूं। एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रेजेंटेशन के दौरान ये लगभग आखिरी स्क्रीन है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले उसकी जो भूमिका है, कैसे युग परिवर्तन होगा, क्या उसकी डेस्टिनेशन है, क्या दिशा है, इन सब का आपको इन स्लाइड्स के माध्यम से आज दर्शन प्राप्त होगा। और क्योंकि ये सिनर्जी प्लेटफॉर्म है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, 100% ट्रस्ट वर्दी, सबको साथ लेते चलते हुए हम इस सतयुग का, गोल्डन एज का निर्माण करेंगे और निमित्त बन के करेंगे। मैंने किया, आपने किया या किसी और ने किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये होना चाहिए, ये लॉजिकल तरीके से होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में जो सही हो सकता है उसके हिसाब से होना चाहिए। एंशिएंट विजडम, जिसको हम आज की डेट में वैदिक काल भी कहते हैं, वहां से ज्ञान को लेके आके आज के स्वरूप में उसको प्रकट करना, ये हम सब के लिए एक आवश्यकता बन चुकी है। ये पुस्तक कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट में, राष्ट्र धर्म में, इसका पूरा विवरण है, जिसमें से एक चैप्टर आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बैक टू द ओल्डेस्ट वन। जब मानव चेतना सतयुग में थी, या यूं कहिए आध्यात्मिक चेतना अपनी चरम सीमा पे थी, तो उस समय मनुष्यों ने प्रकृति के साथ समन्वय के साथ जीने का जो तरीका निकाला था, मॉडर्न साइंस के जितने भी रिसर्च आउटकम हैं, जितने भी देन है, उन सबको भी साथ लेते हुए, टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करते हुए, आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हुए, हम उस पुरातन सनातन जो व्यवस्था थी उसको इस पृथ्वी पे अवतरित करने के लिए वचनबद्ध हैं। अवस्था से व्यवस्था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये सब ने सुना है। सत्य यही है कि बाहर हम जो भी डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं, उसका एक ही कारण है कि हम अंदर से डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, अंदर से हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बने हैं। जब हम अंदर से ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं तो बाहर भी जो हम बनाएंगे, बाहर भी जो सृष्टि करेंगे, वो वही करेंगे जो हमारी दृष्टि है। तो इसलिए दृष्टि को, दर्शन को, फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को आइडियल आइडियोलॉजी तक लेके जाना, इन सारी समस्याओं को जो आज हम देख रहे हैं, उसके रूट पे उसका सॉल्यूशन है, उसका जड़ से उसका हल है। और ये अकेले व्यक्ति या कुछ गिने चुने व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकता। सही मायने में इसका सबका साथ सबका विकास चाहिए। जब ऐसा कोई परिवर्तन शुरू होता है तो प्रारंभिक दौर पे जो व्यक्ति इसको शुरू करते हैं, वो इस फिलॉसफी पे काम करते हैं कि तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर एकला चलो रे, चल पड़ो, अकेले चल पड़ो। और जब आगे चले जाते हैं तो आता है कि मैं अकेला ही चलाता राहे मंजिल, मगर लोग जुड़ते ही गए कारवां बनता गया। तो इस कारवां को बनाने के लिए,
लोगों को जोड़ने के लिए जो ये माध्यम, ये मंच, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म जिसका आज विमोचन हो रहा है, इसमें आप सबको आमंत्रण है, निमंत्रण है, अनुरोध है, आग्रह भी है कि आइए इसमें जुड़ जाइए। तो इसी के साथ मैं अभी इस प्रेजेंटेशन को एक स्क्रीन पे छोड़ता हूं, इसके बाद हम डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से सभी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस की सिनर्जी बन जाएगी जो इस समय नीड ऑफ द आवर है। अगर अभी भी नहीं हुई तो फिर हमें इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। और एक स्लाइड में बस मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि ये 10 टास्क फोर्स हैं जो कि इस कार्य को करेंगी। टास्क फोर्स टू ऑर्गेनाइज द मिशन कैटलॉग, टास्क फोर्स टू स्ट्रक्चर द प्रोजेक्ट युग परिवर्तन पोर्टफोलियोज, task force to design the wise governance model, task force 4 to design structure of wise world, then task force 5 structure wise components catalog, task force 6 to organize project yug parivartan stakeholder persona, task force 7 for structuring the 4 processing engine organizations defined values, task force 8 to organize that there is seamless integration of funding houses into the project Yug Parivartan, and task force 10 to measure whether we are growing at the right pace or not, so as to arrive the conclusion of project Yug Parivartan phase 1 by 4th June 2025 and conclusion of project Yug Parivartan phase 2 by 2050. 2025 में भारत और 2050 में पूरे विश्व में सतयुग तभी आ सकता है जब ये सिनर्जी प्लेटफॉर्म पे ये 10 टास्क फोर्सेस मिलजुल के काम करें। और इसका एक मैं छोटा सा ग्लिम्स आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं प्रश्नों के लिए रुक जाऊंगा। आने वाले समय में ये एक तरह से जून 2021 का प्रोजेक्ट युग परिवर्तन जो है वैश्विक शिखर सम्मेलन ग्लोबल समिट 2021 एक शुरुआत हो गई है। जुलाई में सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप नेटवर्क ग्लोबल समिट 2021। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आप बीच में कुछ कह रहे हैं? क्या कर रही हो एक बार अपने माइक को एक बार साइलेंट कर लीजिए। हैं? हाँ जी, जुलाई 2021 में सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप नेटवर्क ग्लोबल समिट, जिसमें हम 17 यूनाइटेड नेशन गोल्स का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहे हैं और उसमें एक गोल और जोड़ रहे हैं 18वां, जिसका नंबर हमने दिया है गोल 0। वो गोल 0 है सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्चुअलाइजेशन फॉर ऑल। जब तक हमारे सिस्टम्स में बाय डिजाइन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने का प्रोविजन नहीं है, तब तक हम सिर्फ भाग्य भरोसे बैठे हैं कि किसी दिन कोई मसीहा आएगा और जो है जहां जहां पे परिवर्तन करने हैं वहां कर डालेगा। जबकि हम ये भूल गए हैं मसीहा 2 तरीके से बनता है। अगर पूर्व जन्म से बीज लेके आया हो तो अवतार लेके वो मसीहा बन के सीधा आता है, और अगर बीज लेके नहीं आया हो तो उस बीजारोपण का कार्य गुरु करता है, इस जन्म में करता है, तो मसीहा बनाए भी जा सकते हैं। तो इसमें अपनी सोल सर्चिंग कीजिए, आत्मा से पूछिए कि आप क्या वो मसीहा बनने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपकी जनता आपकी प्रतीक्षा में है। 1000 फैमिली कम से कम आपके कर्मों की प्रतीक्षा में है कि आप उनके लिए कुछ नेतृत्व करेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगस्त 2021 में सेल्फ रियलाइज्ड मेंटरशिप नेटवर्क ग्लोबल समिट किया जाएगा। इसका थोड़ा सा इसमें एक मिनट से रिकॉर्डिंग में ठीक जाए, एक एरर है। सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क ग्लोबल समिट 2021 अगस्त में, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा कि आओ और तर्कपूर्ण लॉजिकल शास्त्रार्थ से आप भी सीखो, हमें भी सिखाओ और एक आइडियोलॉजी की ओर बढ़ो। क्योंकि यदि सारे धर्म ये कह रहे हैं ईश्वर एक है, तो फिर आइए मिलके वो एक बनाएं। आपने न्यूटन्स लॉ सुना होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म का सिद्धांत भी यही है। तो ईश्वर ने तो हमें बना दिया, हम कब अपने अंदर ईश्वर बनाएंगे? हम कब ये बताएंगे कि हमने उस एक्शन का रिएक्शन, रिस्पॉन्स
दे दिया। तो वो शास्त्रार्थ के माध्यम से अगस्त 2021 में आप सबके लिए निमंत्रण है। सितंबर 2021 में डिफाइंड वैल्यूज बिजनेस नेटवर्क ग्लोबल समिट। शास्त्र में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रिंसिपल्स, 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ बताए गए। तो अर्थव्यवस्था जिस राष्ट्र की ठीक नहीं चलेगी उसमें आध्यात्मिक चेतना होने के बावजूद भी लोग स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था सही रूप में उसका अर्थ ये है कि धर्म के आधार पे अर्थ का उपार्जन यदि कर सकें तो सही अर्थव्यवस्था बनेगी। अपरिग्रह और अस्थेय के सिद्धांतों पे अगर हम जो है सिस्टम्स बना पाए, इकोनॉमिक सिस्टम्स, so it will always be resourceful, the planet will always be resourceful for everyone. So वो डिफाइंड वैल्यूज बिजनेस नेटवर्क। फिर अक्टूबर 2021 में क्योंकि नए समाज की गठना जो है संरचना करने के लिए उनको जो हर लेवल पे ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी चेतना की अलग अलग अवस्था में है। आत्मज्ञान की जो ट्रेनिंग है देने का प्रयास सबको किया जाएगा, लेकिन यदि वो पात्र नहीं बने हैं अभी तक तो दूसरी ट्रेनिंग्स के माध्यम से उनको धीरे धीरे पहले पात्र बनाया जाएगा, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोग्राम में लेके उनको स्थित प्रज्ञ बना के एक लीडरशिप पोजीशन पर डिप्लॉय किया जाएगा। नवंबर 2021 में डिफाइंड वैल्यूज ट्रस्ट ग्लोबल समिट 2021, जिसमें 5 सेवाएं जो है स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए एक तरह से प्रयास किया जाएगा। वो हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वानप्रस्थ आश्रम ओल्ड एज, then single woman support and the orphanage, so hospitals. So these are the 5 services which should be state responsibility, because 60 to 70% of the cost of running our household goes into these 5 services only. It creates an environment of fear. All those countries who have made these 5 services as partially or fully state responsibility, they have grown. I don't know why this is still not taken by the Indian government so far. It has to become non-commercial and should be part of the state spiritual responsibility. We talk about corporate social responsibility. We should also talk about state's spiritual responsibility. Then December 2021, Defined Values Group Global Summit. डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप को पूरी तरीके से लॉन्च करके जो नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक तरह से मंच जो है इन 6 महीने के 7 महीने के रनअप के द्वारा उस वैश्विक पटल पे अंकित किया जाएगा, जहां के बाद दूसरे राष्ट्र भी ये समझ लें कि ईश्वरीय प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अब इस पृथ्वी पे योगी लोग ही जो है इसका नेतृत्व करेंगे, जो कि कम से कम संप्रज्ञात समाधि अवस्था तक पहुंच चुके हैं, सभी समाधि तक, विज्ञान में कोश तक पहुंच चुके हैं, वो नेतृत्व करेंगे। और जो उससे भी आगे निकल गए हैं, जो आनंद में कोश पे पहुंच चुके हैं, जो त्रिकालदर्शी हो चुके हैं, जो कालातीत भावातीत त्रिगुणातीत चेतना तक पहुंच चुके हैं, वो जो है इसको मेंटोर करेंगे। तो ये सब अगले 7 महीने की रूपरेखा है और इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमसे टच में रहिएगा। आज हम आपसे कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, कल कैंडिड कॉन्वर्सेशन में आप आए और अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के बाद ही आप जो है प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में एनरोल कर जाएं। और बिल्कुल पैसे की या किसी चीज़ की चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने सिस्टम की अर्थव्यवस्था इस हिसाब से बना रहे हैं कि जिससे जितना दिया जाए वो उतना देता जाए और जिससे जितना लिया जाए वो उतना लेता जाए। तो इसी के साथ मैं अभी ये प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूँ।